हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो तुड़ाई के बाद फसलों का प्रबंधन और प्रसंस्करण। तो भारत में कुल फल एवं सब्जी को उत्पादन का लगभग 25 से 30% भाग, ठीक है, 25 से 30% भाग जो है वह खराब हो जाता है, और कुल सब्जी के उत्पादन का 30 से 40% भाग जो है वह पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब कटाई व तुड़ाई के बाद सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। ठीक है, भारत में कुल उत्पादन का 25 से 30% भाग जो है तुड़ाई के बाद सड़ गल कर नष्ट हो जाता है, और हमारे भारत देश में कुल सब्जी उत्पादन का लगभग 2% से भी कम का प्रोसेसिंग किया जाता है। मतलब प्रोसेसिंग बहुत कम किया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई फसल की कटाई के बाद 30 से 40% फसल नुकसान हो जाती है, जिससे नुकसान होता है, तो इसके लिए इसका प्रोसेसिंग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों की कटाई के बाद प्रसंस्करण का महत्व है। फलों एवं सब्जियों की कटाई के बाद प्रसंस्करण का महत्व क्या है भाई? तो फलों और सब्जियों की कटाई के बाद की प्रक्रिया कृषि मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कटाई के बाद उपभोग या वितरण से पहले होती है। ठीक है, जो निम्नलिखित है। पहला, गुणवत्ता का संरक्षण। तो इसका महत्व क्या है भाई? देखते हैं। गुणवत्ता का संरक्षण, तो इसका प्रोसेसिंग इसलिए किया जाता है ताकि गुणवत्ता का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, गुणवत्ता का संरक्षण किया जा सके, इसकी वजह से प्रोसेसिंग किया जाता है। तो कटाई के बाद प्रसंस्करण से फलों और सब्जियों की पोषण संबंधी, ठीक है, पोषण संबंधी सामग्री और गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलती है। उचित हैंडलिंग, ठंडा करने और भंडारण तकनीक खराब होने, सड़ने और आवश्यक पोषक तत्वों की हानि को रोकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक उत्पाद जो है उसको मिल सके या वह ले सके। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है शेल्फ लाइफ का विस्तार। तो भाई कटाई के बाद उचित तकनीकों को अपनाकर फलों एवं सब्जियों के शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। शेल्फ लाइफ मतलब क्या होता है भाई? तो शेल्फ लाइफ मतलब ये होता है कि फलों और सब्जियों की जो जीवन क्षमता उसको बढ़ा देना। जब उसकी क्षमता को बढ़ा देंगे तो उसकी जो गुणवत्ता वह बढ़ जाएगी। जब गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगा। तो भैया शेल्फ लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके इस सब्जेक्ट में, याद रखिएगा। शेल्फ लाइफ का विस्तार। तो कटाई के बाद उचित तकनीकों को अपनाकर फलों एवं सब्जियों के शेल्फ लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। इससे लंबे समय तक भंडारण, परिवहन और विपणन की सुविधा मिलती है, जिससे खाद्य अपशिष्ट कम होता है, विपणन क्षमता बढ़ती है। ठीक है भैया। अगला पॉइंट है नुकसान में कमी। तो प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग इसका प्रोसेसिंग इसलिए भी करते हैं ताकि नुकसान से हमें कमी हो। ठीक है, नुकसान कम से कम हो। तो कटाई के बाद की प्रक्रिया से शारीरिक क्षति, मतलब जो फल है या सब्जी है उसकी जो शारीरिक क्षति होती है, कीट, बीमारी और शारीरिक परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान जो होते हैं उनको कम किया जाता है। कम करने के लिए प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है, ताकि नुकसान में कमी आए। अगला है आर्थिक लाभ। तो फसल कटाई के बाद बेहतर प्रोसेसिंग के पद्धति को अपनाकर गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। प्रोसेसिंग करके नए नए प्रोडक्ट भी किसान बनाता है, जिससे लोगों को बेचता है। इससे भी क्या होता है? आर्थिक लाभ उसे मिलता है भैया। ठीक है, अगला है उत्पादों का विविधीकरण। तो कटाई के बाद की प्रक्रिया से फलों और सब्जियों से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यह विविधीकरण विभिन्न उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए नए खाद्य उत्पादों, पेय उत्पादों और अवयवों के विकास को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो उत्पादक विविधीकरण के लिए भी इसका प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है कि कटाई की प्रक्रिया से फल और सब्जियों के कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे भाई मैंने आप लोगों को जैम और जेली सुबह पढ़ाया था कि जैम क्या होता है, जेली क्या होता है। तो अब अमरूद है, उससे हम लोग क्या करेंगे? नया प्रोडक्ट बना देंगे। आम है, उसका अचार बना देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ भाई? नया प्रोडक्ट बन गया, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक आम ले लेंगे भाई तो आपको मिल जाएगा 10 रुपये का। ठीक है, अब एक आम से आप 4 गिलास जूस बना सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक आम जो आप जो गिला आम का जूस पीते हैं ना, उसमें आम बहुत कम होता है, उसमें बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक भैया, तो एक आम से आपने क्या किया? 40 रुपये की प्रॉफिट किया। तो यही बोला यहाँ पे, कटाई के बाद की प्रक्रिया से फल और सब्जियों में कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यह विविधीकरण विभिन्न उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को पूरा करता है। मतलब अब
भाई जिसको चाहिए आम का जूस हो तो आम का जूस पिएगा ही, जिसको अचार चाहिए वो अचार खरीदेगा ही। तो इसकी उपभोक्ता की जो प्राथमिकता है, आवश्यकता है, उसको पूरा करता है। नए खाद्य उत्पादों, पेय पदार्थों और अवयवों के विकास को सक्षम बनाता है। अगला रोजगार सृजन, तो भाई प्रोसेसिंग से लोगों को रोजगार मिलता है। प्रोसेसिंग के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है, इसके लिए लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो कटाई के बाद प्रसंस्करण प्रक्रिया, उद्योग और ग्रेडिंग से लेकर पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन तक विभिन्न चरणों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। ठीक है भाई, आगे चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, टॉपिक समझ लीजिए, कुछ भी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। अगला है, भारत में फलों और सब्जियों की तुड़ाई के बाद खराब होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, इसको मैंने आज सुबह ही करवाया था, जो मैंने आप लोगों को कुछ 8 से 10 पॉइंट बताया था, वही सब पॉइंट यहाँ पर भी है। तो भारत में फलों और सब्जियों की तुड़ाई के बाद खराब होने के कुछ मुख्य कारण हैं, चलिए देख लेते हैं, फिर मैं अपना वाली बता दूंगा ये पे थोड़ा सा। तो भारत में फलों एवं सब्जियों की तुड़ाई के बाद कुछ कारण इन्हीं में है, जिसमें पहला है प्रसंस्करण का अभाव है, प्रोसेसिंग का अभाव। ठीक है, या आप बोल सकते हैं लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो प्रसंस्करण का अभाव फलों एवं सब्जियों की तुड़ाई के बाद खराब होने का एक मुख्य कारण है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसिंग का अभाव हमारे यहाँ है। अगला, खराब प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, खराब प्रबंधन है प्रणाली या पुअर हैंडलिंग। तो कटाई के दौरान तथा कटाई के बाद की प्रक्रियाओं में अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन न होने से जो फल या सब्जियाँ होती है उसमें कई जगह तो उसको चोट लग जाता है, जिससे क्या होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ जो है, जीवन क्षमता जो है वह कम हो जाती है। ठीक भैया। अगला, लोगों में जागरूकता कम होना। तो हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता बहुत कम है। ठीक है, कटाई के बाद उचित तरीकों जैसे छटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के बारे में ज्ञान का अभाव सीमित होता है, तथा हैंडलिंग और भंडारण अनुचित तरीके से करना। ठीक है, हमारे यहाँ जो भाई सबको ग्रेडिंग कैसे करना है, मतलब आता सबको, लेकिन कोई करता नहीं भाई। और ग्रेडिंग, पैकेजिंग सब कुछ करते नहीं है, और लोगों में जागरूकता की कमी है। उन लोगों को पता नहीं कि इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। भंडारण के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, तरीका नहीं भंडारण का। इससे क्या होता है, इससे जो हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद फसल है उसमें लॉस होता है। अगला, कीट एवं रोग। तो फसलों में कई प्रकार के कीट और रोग लग जाते हैं, जिससे हमारा फसल जो है प्रभावित होता है। अगला, बाजार की मांग और उपभोक्ता की प्राथमिकताएं। तो विशिष्ट आकृति, आकार और दिखावट के लिए बाजार की मांग और उपभोक्ता की प्राथमिकता पूरी तरह से खाद्य उत्पाद को आविष्कार करने का कारण बन सकता है, जिससे भी नुकसान होता है। मतलब बाजार में मांग किसी और की है, मतलब क्वालिटी कोई और है, तो आपकी क्वालिटी कोई और है, तो उससे भी आपको ये जो बाजार में मांग है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मतलब क्या बोला है कि विशिष्ट आकार, आकृति और दिखावट के लिए बाजार की मांग और उपभोक्ता की प्राथमिकता पूरी तरीके से खाद्य उत्पाद को आविष्कार करने का कारण बन सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। ठीक है भाई, तो यह भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं अपना जो पॉइंट बताया था उसको मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी बताऊँगा। जैसे पुअर हैंडलिंग में वही है कि आप सही से व्यवस्था नहीं करेंगे, उसको चोट लग जाएगा रख रखाव में, तो फल खराब हो जाएगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास भंडारण गृह नहीं है, प्रोसेसिंग के लिए व्यवस्था नहीं है, उससे नुकसान होगा। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन, तापमान में उतार चढ़ाव, जब कभी देखेंगे तापमान अधिक हो जाएगा, कभी तापमान कम हो जाएगा। इससे क्या होता है भाई, फसल पोस्ट हार्वेस्ट के बाद हानि होती है। कीट और रोग से हानि होती है। इथिलीन का प्रोडक्शन, फल जो होते हैं वह पककर इथिलीन का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे आसपास के फल जो जल्दी पक जाते हैं और उससे वो फल जल्दी खराब हो जाते हैं। अगला है लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट। तो बाजार दूर होने की वजह से जो हमारे किसान है वो बाजार तक पहुंच नहीं पाते, इससे भी काफ़ी नुकसान होता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, मतलब फसल नुकसान होता है। अगला, फाइनेंशियल कांस्टेंट, वित्तीय बाधा। तो भाई यदि किसान के पास धन की व्यवस्था रहेगी तो अपना भंडार गृह, मतलब वित्तीय बाधा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता, जिससे वह प्रोसेसिंग के लिए और स्टोरेज के लिए, सब कुछ के लिए, पैकेजिंग के लिए अपना व्यवस्था नहीं कर पाता। इफिशियंट पैकेजिंग, तो कुछ प्रोडक्ट क्या अकुशल, मतलब बिना अच्छे तरीके से पैकेजिंग नहीं होता, जिसकी वजह से भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। ठीक है, परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं, उसकी वजह से नुकसान होता है। और बाजार की मांग और ग्राहक की प्राथमिकता, इन सभी से काफ़ी नुकसान होता है। तो यह भाई कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने बताए, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों की तुड़ाई के बाद की जाने वाली क्रियाएं। फल एवं सब्जियों की जब तुड़ाई हो गई है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है भाई। और मैंने इसमें से कुछ बताया भी था, जैसे क्योरिंग भी मैंने सुबह बताया था, सुबह वाला जो वीडियो था उसमें प्री कूलिंग भी बताया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो क्योरिंग, पहला है भाई क्योरिंग। क्योरिंग क्या होता है भाई, तो जो कंद वाली सब्जियां हैं उसको खुदाई के बाद 2 से 5 दिन के लिए खेत में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर की जो परत होती है वह सूख जाती है, जिसके कारण अंदर की नमी का ह्रास नहीं होता है, सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं होता और लंबे समय तक भंडारण क्षमता बनी रहती है। इसी क्रिया को क्योरिंग कहते हैं, इसी प्रक्रिया को भाई क्योरिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्योरिंग क्या हुआ समझ में आ गया। अगला प्री कूलिंग। तो प्री कूलिंग क्या होता है, तो फलों और सब्जियों को तुड़ाई के बाद कम तापमान से उपचारित करना ही प्री कूलिंग कहलाता है। प्री कूलिंग से पहले सब्जियों की सेल्फ लाइफ
और सारी जो सेल्फ हीट होती है उसको निकाल ली जाती है। सेल्फ हीट बोले या फील्ड हीट बोले, उसको निकाल दिया जाता है। अगर अंग्रेजी में लिखना तो एक लाइन में लिखिएगा, रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, ठीक है। जिससे भंडार क्षमता बढ़ जाती है, यातायात के दौरान फल एवं सब्जियां खराब नहीं होती हैं। प्री कूलिंग का सिद्धांत भाई सेल्फ हीट को दूर करना। प्री कूलिंग का उद्देश्य है भंडार क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है प्री कूलिंग की विधियां। तो प्री कूलिंग की कई सारी विधियां, 4 विधियां हैं। हाइड्रो कूलिंग, ठीक है, रूम कूलिंग, एयर कूलिंग, वैक्यूम कूलिंग, ठीक है, और प्री कूलिंग की कुल 3 से 4 विधियां हैं, जिसमें पहला हाइड्रो कूलिंग, रूम कूलिंग, फोर्स एयर कूलिंग और वैक्यूम कूलिंग। तो हाइड्रो कूलिंग जो होता है यह विधि हरे पत्ते वाले सब्जियों में अपनाया जाता है। जो हाइड्रो कूलिंग होता है यह हरे पत्ते वाले सब्जियों में अपनाया जाता है। जो रूम कूलिंग होता है यह लगभग सभी फल और सब्जियों में अपनाया जाता है। जो फोर्स एयर कूलिंग होता है यह सभी फल और सब्जियों में भी अपनाया जाता है। और जो वैक्यूम कूलिंग होता है यह विधि थोड़ा महंगा होता है और यह विधि जो है फूलों में अपनाया जाता है, ठीक है। तो प्री कूलिंग के कुल 4 विधियाँ थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिग्रेनिंग। डिग्रेनिंग, ठीक है भैया, डिग्रेनिंग क्या होता है? तो इसको तो यार मैंने सब कुछ बताया हुआ है, इसको मैंने बताया है पिछले वीडियो में, ठीक है, इसलिए नहीं बताऊंगा। ग्रेडिंग भी बताया है, सॉर्टिंग भी बताया है, जो नहीं बताया वही बताऊंगा ना। अगला है भंडारण से आप क्या समझते हैं। भंडारण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार तथा इसके लाभों से आप क्या समझते हैं। तो भंडारण क्या होता है भैया? तो फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए कम तापमान व अधिक अपेक्षित आर्द्रता पर रखा जाता है, जिसे भंडारण कहते हैं, ठीक है। फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए कम तापमान व अधिक अपेक्षित आर्द्रता पर रखा जाता है, जिसे भंडारण कहते हैं। भंडारण गृह के प्रकार। तो भंडारण गृह कुल मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, ठीक भैया। कौन कौन से भंडारण गृह होते हैं? सोलर भंडारण, रेफ्रिजरेटर भंडारण, फ्रिज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज भंडारण, नियंत्रित वातावरण भंडारण, रूपांतरित वातावरण भंडारण, जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। तो भैया जो सोलर स्टोरेज होता है या सोलर भंडारण होता है, इस प्रकार के भंडार गृह में जो टेम्परेचर रखा जाता है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। जो रेफ्रिजरेटर भंडारण गृह होता है इसमें जो टेम्परेचर वो 5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जो जो फ्रिज भंडारण होता है इसमें तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है या शीत भंडार गृह होता है इसमें जो नियंत्रित वातावरण है, इस तरह के भंडार गृह में फल और सब्जियों के अनुसार तापमान व अपेक्षित आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता है। भारत में इसी प्रकार के भंडार गृह का प्रचलन ज़्यादा है भैया, ठीक है। और अगला नियंत्रित वातावरण भंडारण, ठीक है, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। तो इस प्रकार के जो भंडार गृह है इसमें तापमान व अपेक्षित आर्द्रता के साथ साथ गैसों की सांद्रता को भी नियंत्रित किया जाता है। और जो रूपांतरित वातावरण भंडारण है, मतलब इसको मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। यह जो होता है इस प्रकार के भंडार गृह में वायु का आदान प्रदान होता है। इसमें फलों और सब्जियों को रखने के बाद उनका तापमान व आर्द्रता को नियंत्रित करके भंडार गृह को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है, जिससे उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी तो श्वसन पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। जब श्वसन बंद हो जाएगा तो फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, भंडारण अधिक समय तक किया जा सकता है, ठीक है। और अगला ZECC, जीरो एनर्जी कूल चेम्बर, ठीक है, जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। तो यह एक प्रकार का भंडार गृह है जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इस यंत्र के इसके बारे में SK राय और खुर्दिया ने बताया था 1982 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, ठीक है भाई। और यह जो ZECC होता है यह जो होता है तापमान वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1982 में इसको खोया था किसने? SK राय और खुर्दिया नामक वैज्ञानिक ने, मैंने बता ही दिया। अब देखिए कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज जो है इसमें समानतः भंडार गृह में ऑक्सीजन की सांद्रता को कम कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ा दिया जाता है। जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज था इसमें क्या होता है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो भाई यही था, आगे देखेंगे फलों का पकना या रिपेनिंग इसको बोल सकते हैं। तो रिपेनिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे या अपरिपक्व फलों को परिपक्व, स्वादिष्ट और खाने योग्य फलों में बदल दिया जाता है। इसमें जैव रासायनिक और शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो कि फलों की बनावट, रंग, सुगंध, स्वाद और पोषण संरचना को बदल देता है। फलों की गुणवत्ता, स्वाद और उपभोक्ता स्वीकृति को बढ़ाने के लिए उचित तरीके से इसको पकाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिपक्वता की वह अंतिम अवधि जिसके दौरान फल अधिकतम सौंदर्यात्मक मूल्य और खाद्य गुणवत्ता प्राप्त कर लेते हैं उसे पकना कहते हैं। पकाने की कई सारी प्रक्रिया हैं लेकिन ये जो है ना मैं आप लोगों को अगले वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।